हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एवीएम साइंस एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 में टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए है ना विज्ञान में अध्याय 12 पढ़ रहे थे विद्युत। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे पिछले के वीडियोस में कि प्रतिरोध का है ना श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन क्या था। तो उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा जब किसी चालक में है ना प्रभाव होता है तो ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं। तो जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो कुछ समय बाद चालक गर्म हो जाता है तथा ऊष्मा पैदा होती है। यह घटना चालक में दी गई विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने के कारण होती है। यह प्रभाव विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। मतलब जब हम लोग किसी बल्ब को चलाने के लिए या कोई भी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा का कुछ अंश है ना या कुछ भाग वो क्या होता है कि ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को जूल का तापन नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो जूल का तापन नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो H है, हीट है, ठीक है, ऊष्मा को ऐसे दिखा रहे हैं, वो किस पे निर्भर करता है। तो पहला है चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ना, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, यानी विद्युत धारा का स्क्वायर के वर्ग पे स्क्वायर पर डिपेंड करता है। दूसरा है दी गई विद्युत धारा के लिए है ना प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के है ना रेजिस्टेंस के। फिर तीसरा है समय के अनुक्रमानुपाती आता है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी मतलब हीट जो है वो समय पर भी डिपेंड करता है, वो कैसे डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है हीट, तो विद्युत धारा का वर्ग पे डायरेक्टली और उसके डायरेक्टली फिर रेजिस्टेंस पर भी और डायरेक्टली फिर टाइम पर भी। तो तीनों समीकरण से क्या आ रहा है हमारा कि जो H है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का स्क्वायर, जब सब कर लेंगे तो ये गुना में आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, उसके बाद है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करने के लिए है ना सूत्र का प्रतिपादन जो H इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आर टी है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चालक है, इसमें जो है धारा फ्लो हो रहा है ना, किसकी वजह से? आवेशों के प्रवाह की वजह से टी समय के लिए। इस चालक का जो रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और जो विभवांतर है वो भी है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना किसी आर प्रतिरोध वाले चालक में से आई विद्युत धारा बह रही है तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर भी है तथा क्यू आवेश टी समय के लिए बह रहा है। ठीक है, तब क्यू आवेश के प्रवाहित होने में किया गया जो कार्य है भी इंटू क्यू होगा। क्यों होगा? हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, कि भी इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो जब यानी कि कार्य बटा आवेश, तो जब कार्य निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी और क्यू गुना हो जाएगा, तो वही किया गया कार्य भी क्यू। विद्युत शक्ति जो पावर है ना, वो क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। तो वर्क इज इक्वल टू जो हम लोग का यहाँ पर निकल रहा है भी क्यू, उसको यहाँ पर रख देंगे और समय टी। ठीक है, और फिर P इज इक्वल टू वी आई, और I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। सो P इज इक्वल टू क्या हो गया? वी आई हो गया, Q बाई टी की जगह पे I आ गया। स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा, ठीक है, बैटरी या किसी के द्वारा अगर हम लोग ऊर्जा दे रहे हैं है ना, तो प्रतिरोधक में क्षयित ऊर्जा, ठीक है, H, यानी कि और फिर ये प्रतिरोधक में क्षयित ऊर्जा किसके बराबर होगा? तो शक्ति गुने समय। ठीक है, तो शक्ति हम लोग इधर निकाल चुके हैं वी आई, और कितना समय के लिए? टी समय के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है? ठीक है, ऐसे समझिए। अब v इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए v इज इक्वल टू आई आर लिख दिए, यहाँ i और ये फिर t, तो आई मिलकर के i का स्क्वायर और यहाँ r और ये t। तो उसी को जो हीट बराबर है ना क्या है? वी आई टी। ठीक है,
तो वी आई टी हीट बराबर था यहाँ पे, तो वी बराबर क्या आई आर, तो जब आई आर डाले तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया आई का स्क्वायर आर टी, है ना। ये हमारा फॉर निकाल लें हम लोग खुद से, है ना। तो आगे फिर है विद्युत शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं, दूसरा भी ये भी बोल सकते हैं कि ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति है ना वर्क बाई टी, यानी कि जो वर्क है वो वी क्यू के ही लिया गया है। तो P इज इक्वल टू वी आई, तो अब V इज इक्वल टू आई आर, सो P इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आर, और P बराबर अल्सो ये भी फॉर्मूला निकलेगा कि V का स्क्वायर बटे आर, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स का सारा न्यूमेरिकल्स का एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर है ना अब मात्रक वाला, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, जिसको कैपिटल W से दिखाते हैं। तो विद्युत ऊर्जा है ना विद्युत शक्ति गुने समय यानी WT, इसीलिए क्या होता है वाट घंटा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का जो है ना विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है वाट घंटा, ठीक है। इसी को ही आगे हम लोग क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है। विद्युत ऊर्जा जो है शक्ति तथा समय का क्या होता है, गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट घंटा है। किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट घंटा, तो इसको बोलेंगे 1 यूनिट, क्या बोलेंगे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में कितना जूल होता है, चलिए अब उसको देखते हैं। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, है ना। और जो भी घंटा है उसको हम लोग सेकेंड में लेते हैं, 3600 सेकेंड। तो उसी को यहाँ पर 3.6 गुने 10⁻6 जूल, 1 यूनिट में इतना जूल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर है 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें, तो जब 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपभुक्त शक्ति 1 वाट होती है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।